ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ తన విశ్వరూపం చూపిస్తోంది. మన దేశం వరకు వస్తే 31,000 కేసెస్ దాటిపోయాయి. తెలంగాణలో కొంచెం గత 4-5 డేస్గా నెంబర్ తగ్గుతూ వస్తోంది. బట్ ఎలా ఉండబోతోంది? మనం డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్ నుంచి దాటి బయటకు వచ్చేసామా, లేకపోతే ఇంకా ముందు ఏమైనా ఛాలెంజెస్ మనకు ఉన్నాయా? అండ్ సీసీఎంబీ ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తోంది? ఇక్కడ ఆల్రెడీ కరోనా వైరస్కి సంబంధించిన టెస్టులు జరుగుతున్నాయి. రోజుకి ఏ సంఖ్యలో జరుగుతున్నాయి? అండ్ వ్యాక్సిన్కి సంబంధించి ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ కొంత గుడ్ న్యూస్ చెప్తోంది. సో ఈ వ్యాక్సిన్ ఎప్పటికల్లా అందుబాటులోకి రావచ్చు. ఇలాంటి ఎన్నో ఇష్యూస్ గురించి మనం మాట్లాడదాం. మనతో సీసీఎంబీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాకేష్ మిశ్రా ఉన్నారు. విల్ టాక్ టు హిమ్ मोर। तो डॉक्टर कितने टेस्ट कर रहे हैं पर डे? वो हंड्रेड्स में है या थाउजेंड्स तक पहुंच गया है? किस स्टेज में है अभी सीसीएमबी टेस्टिंग के मामले में? सीसीएमबी में टेस्टिंग हम लोग 300 350 ऐसे कर सकते हैं रोज। तो जितना टेस्ट आता है हम सैंपल्स आते उतने हम टेस्ट कर सकते हैं इसका। हमारे पास अभी पूलिंग की भी स्ट्रेटजी है, लेकिन चूंकि ऐसे सैंपल कम आते हैं और जो सैंपल हमारे पास ज़्यादा हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया से आते हैं, तो पूलिंग उनकी नहीं हो पाती। इसलिए जितने भी टेस्ट आते हैं हम उनको कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश, अभी ऐसी बातें बहुत चल रही कि जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ के लीडर्स बोल रहे हैं कि हम टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। क्या तेलंगाना में टेस्टिंग कम हो रहा है? मुझको पूरे तेलंगाना का डेटा नहीं है, लेकिन ये इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आप कम टेस्ट करोगे तो कम आएगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा आएगा, ये तो एकदम सही है। तो आपका क्या राय है राकेश जी कि टेस्ट बढ़ाना चाहिए? क्योंकि बार बार WHO भी बोल रहा है जितना आप टेस्टिंग करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। आपने एकदम सही कहा कि कोई भी एजेंसी, WHO है या कोई भी और आप इंडिपेंडेंट एजेंसी को लीजिए, वो कह रहे हैं कि आप ज़्यादा टेस्ट करो, जितना ज़्यादा हो सके करो। तो हम इन्फॉर्म डिसीजन तभी ले पाएंगे जबकि हम टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे तो और हम बिना इन्फॉर्मेशन के डिसीजन लेंगे, उससे हमको बाद में ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। राकेश जी, जो बहुत देश भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया कंपेयर टू अदर कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन से भी अच्छा कर रहा है लॉकडाउन अनाउंस करके, तो आपका क्या मानना है? ये सच है कि इंडिया ने लॉकडाउन औरों की तुलना में थोड़ा जल्दी किया और इसकी वजह से ही हम सिचुएशन को इस लेवल तक कंट्रोल कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेंजर से बाहर हो रहे हैं, हमने उसको कंट्रोल करके रखा है। आप लॉकडाउन ख़त्म कर को सर्टेनली ये ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप देख रहे हैं ओवरऑल कर्व बढ़ता ही जा रहा है। तेलंगाना में भी कितने लोग अभी हैं जिनको कि पॉजिटिव है। क्या हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाले स्टेज से बाहर आ गए? क्या मतलब वो थ्रेट अब नहीं है क्या इंडिया में? नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिटी थ्रेट, कम्युनिटी स्प्रेड बिल्कुल है। जैसे मैं कहूँ कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो एविडेंस क्या है? आपने टेस्ट किया क्या इतने लोगों को? जब नहीं किया तो फिर हमें पता नहीं है। हमारी खुशकिस्मती ये है कि ज़्यादा लोग सिम्टम के साथ नहीं आ रहे हैं, तो हम अभी बचे हुए हैं उससे। लेकिन अगर आप लॉकडाउन को कम करोगे, लॉकडाउन हटा दोगे, तो बिल्कुल कम्युनिटी स्प्रेड होगा। ये तो हमको अभी कुछ दिनों तक ये सोशल डिस्टेंसिंग, लिमिटेड लॉकडाउन, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना यूज़ करना, इस तरह की कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। So we have to live with the virus. We are living with many viruses. We live with common cold. We are living with all kinds of viruses. Slowly we will live with this also. The problem with this virus is that it's very, very infective. An advantage of this virus is that we know how it spreads, and it is not very dangerous for most people. 95% people will recover. राकेश जी, कमिंग टू वैक्सीन, आज न्यूज़ में आया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बहुत सक्सेसफुली टेस्ट किया है वैक्सीन। कैन वी एक्सपेक्ट इन सितंबर? बिकॉज ऑक्सफोर्ड इज टेलिंग कॉन्फिडेंटली दैट सितंबर में आएगा वैक्सीन। थेरेटिकली पॉसिबल है, अगर उसके कई चीज़ों पे निर्भर करता है। जैसे उन्होंने मंकी में टेस्ट किया, 4 मंकी के ऊपर टेस्ट किया शायद, तो 4 इज़ नॉट नंबर जो भी बताए कि कितना स्टेबल है ये वैक्सीन। और वो भी ज़्यादा डोज में जब वैक्सीन दिया तब इसका असर हुआ, कम डोज वाले मंकीज़ को प्रॉब्लम हुआ। तो जैसा कि हमने जो इसके बारे में देखा था, अब ये वैक्सीन जाएगी और इसको पहले सेफ्टी टेस्ट होगा लोगों के अंदर, वो एक कुछ नंबर के साथ होना चाहिए। फिर उसके बाद एफिकेसी टेस्ट होगा। एफिकेसी टेस्ट का मतलब कि अब आदमी को वैक्सीन दो, उसके बाद उसको लाइव वायरस में एक्सपोज करो, फिर आप देखो कि उसको वायरस नहीं हो रहा है। लेकिन
मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन आ रही है, इसके लिए हमको अपना गार्ड्स नहीं डाउन करना है, हमको पूरी तरह से अलर्ट रखना है, क्योंकि अभी हमारे हाथ में वही हथियार है। एंड व्हाट अबाउट दिस जीनोम सीक्वेंसिंग, राकेश जी, कहाँ तक आया है? क्या आप जान पाए हैं कि इसका क्या ओरिजिन कहाँ है एंड इसका म्यूटेशन कैसे हो रहा है, कितना कहाँ तक आया है? बहुत सारे जीनोम सीक्वेंसेस हुए पूरी दुनिया में कुल मिला के 12,000 से ज़्यादा जीनोम सीक्वेंस हो गए हैं इस वायरस के, और इंडिया में भी 40-45 सीक्वेंस हुए हैं। हम अभी सीक्वेंसिंग कर रहे हैं CSR की लैब्स, 3 लैब्स मिलके, और उसका अभी हमने पब्लिक डोमेन में नहीं डाला, हम उसके एनालिसिस कर रहे हैं। वो नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तो वो जब हमारे पास 200-300 ऐसे डेटा एनालिसिस हो जाएगी, हम लाएंगे आगे एक आध हफ्ते के अंदर ये आ जाएगा। तो ये तो सीक्वेंसिंग की स्टेटस है, लेकिन अभी तक जो हुआ है, जो हमारे पास जो डेटा है या जो हम देख रहे हैं इंडिया का डेटा या बाहर का डेटा, ये कि ये वायरस चेंज हो रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है। सारे कोरोना वायरस का ये रूल है कि वो तेज़ी से अपना जीनोम बदलते हैं, लेकिन इस सीक्वेंस से अभी कोई खास प्रॉपर्टीज़ की बदली गई, उसका सिम्टम अलग होगा या ज़्यादा खतरनाक होगा, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। ऑल्सो डॉक्टर, ऐसे भी कहने में आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटेड रूम्स में रहने की कोशिश करो, अदरवाइज एयर से भी ट्रांसमिट होने की चांसेस बनते हैं वायरस का। ऐसा ऐसा कुछ है, मतलब इज इट प्रूव्ड? तो सबसे सही है कि एक तो एक किसी रूम में ज़्यादा लोग ना रहें, और अगर एसी रूम भी है तो आप विंडो या दरवाज़ा खोल के रखिए एयर सर्कुलेशन से, उससे फिर असर नहीं होगा, क्योंकि ये एक्चुअली एयर के थ्रू एयरबॉर्न नहीं है ये वायरस। तो हम अगर वैसी सिचुएशन ना क्रिएट करें तो हम इसके कम से कम ये एक अच्छी बात है कि एयरबॉर्न नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, ये इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन क्या है जिस पे सीसीएम भी काम कर रहा है? कैन यू एक्सप्लेन इट? सो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ये कोई नई चीज़ नहीं, बहुत दिनों से हो रही है। जैसे पोलियो की जो वैक्सीन है, बहुत सारे वैक्सीन है, वो एक्चुअली इनएक्टिवेटेड या एटुनिएटेड वायरस से बनी हुई। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब ये होता है कि आप वायरस बनाओ लैब में ज़्यादा अमाउंट में, उसके बाद उसको आप इनएक्टिवेट करो, जैसे आप हीट करो तो वो मर जाएगा, या कोई केमिकल डाल के तो वायरस, उसके बाद टेस्ट करो कि वो वायरस अच्छी तरह से मर गया है, वो सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। फिर आपके पास एक मटेरियल हो गया जो कि मरा हुआ वायरस है, वो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन अगर उसको आप बॉडी के अंदर डालोगे तो इम्यून सिस्टम को वही प्रोटीन्स जो जिंदा वायरस में आती है वो दिखेगी, तो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में ट्रिगर करके एंटीबॉडी बना लेगा। तो जब असली वायरस आएगा, जिंदा वाला वायरस आएगा, तो हमारा सिस्टम तैयार है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये जो है वो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। एंड डॉक्टर, जब इम्यून की बात जब हम कर रहे हैं, क्या वो अपना इम्यूनिटी है जो हमें बचा रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज? कुछ हद तक जो आप बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि आप जब बहुत क्लीन एनवायरनमेंट रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है कैसे डील करें। तो हिंदुस्तान में अभी तक जो सिचुएशन है उससे ये लग रहा है कि इस वायरस का असर थोड़ा कम है और जगहों से, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से, हमारे पास डेटा नहीं, हमने उतना ज़्यादा टेस्टिंग नहीं किया है, लेकिन इन सबको हम वैलिडेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। उसकी रिसर्च सीसीएम भी कर रही है। जैसे हम जिन लोगों को डिजीज़ है लेकिन कम सिम्टम्स कम है, कुछ को है जिनको सिम्टम ज़्यादा है, कुछ जो है एसिम्टोमेटिक है, तो हम उन लोगों के जीनोम को सीक्वेंस करके और उसके बाद एनालिसिस करने वाले हैं कि कोई चीज़ ऐसी है जो कनेक्ट करती है उनका इस डिजीज़ के रिस्पांस से, और जीनोमिक जो स्ट्रक्चर है, जीनोम का सीक्वेंस जो है उसमें जो सिग्नेचर है उससे, तो शायद पता चलेगा कि अगर ऐसा कोई है जीनोम के अंदर तो। सर, ऐसा भी कह रहे हैं कि जून जुलाई में भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस पीक स्टेज पहुंच जाएंगे। इसका क्या मतलब है? मतलब डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस और व्हाट? नहीं, वेदर का अभी तक कोई ऐसा खास रोल ना देखने में मिला है, ना लोग समझते हैं कि वेदर का कोई खास असर पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि और कंट्रीज़ के वेदर, इन सब के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि वेदर से बड़ा इसमें फ़र्क आएगा। ये जो ट्रेंड चल रहा है, जो जिस तरह से हम लॉकडाउन के कंडीशन में, लॉकडाउन जब हटेगा या ढीला होगा, उन सब चीज़ के आधार पे लोग मॉडल कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्पेकुलेशन है। अगर हमने बहुत सख्ती से लॉकडाउन रखा और लोगों ने अच्छी डिसिप्लिन से काम किया तो हो सकता है हम और पहले ही इससे निकल आएँ।
अगर हम नहीं करते हैं, लॉकडाउन रिलैक्स होता है, लोग और मिक्स होते हैं, थोड़ा लापरवाही करते हैं, तो ये हो सकता है कि और आगे तक जाए। तो ये डिपेंड करता, बहुत ही डायनेमिक चीज़ है, इसको अ, इसके बारे में कोई वही बहुत फर्म प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम अभी। सर ये वायरस ही नया है हमारे लिए, तो कितने लोग इतने ट्रेंड है, मतलब ये इक्विपमेंट यूज करने के मामले में अपना देश कहाँ खड़ा होता है? नहीं नहीं, वायरस नया है, लेकिन बहुत सारे वायरस होते हैं। ये इसमें इसके सेफ्टी के लिए, इस वायरस के लिए कोई खास अलग से जरूर नहीं। किसी भी नॉर्मल वायरस के लिए भी आपको यही प्रिकॉशन लेना है। कम से कम ये एयरबॉर्न नहीं है, तो नहीं तो आपको और भी ज़्यादा परेशानी होती। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, पूरे दुनिया में यही प्रॉब्लम है। रिच कंट्री जैसे यूके में सारी रिसर्च लैब के इक्विपमेंट को टेस्टिंग के लिए लगाया उन लोगों ने। तो सभी को ये करना पड़ रहा है। कोई भी देश, वो अमेरिका हो या इटली हो, स्पेन हो, कोई भी तैयार नहीं था इसके लिए। लेकिन कम से कम इससे हमको एक सबक मिलता है कि इस तरह की चीज़ें अगर हों तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम इससे सबक लेते हैं तो कम से कम इसका एक ये फ़ायदा होगा। दूसरी ये चीज़ हमको जानना चाहिए कि ऐसी चीज़ें होगी, ये नहीं है कि ये आखिरी बार हुआ, हर 4-5 साल के बाद ऐसी कुछ आती, इस बार इतना खतरनाक हुआ, अगली बार और भी खराब हो सकता है। तो इसलिए हिंदुस्तान जैसे देश को कम से कम ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आया है कि हमको कैसे तैयार रहना है। और मुझे पूरा यकीन है कि स्टेट या सेंटर्स इस पे सॉलिड स्ट्रेटजी बना के और फ्यूचर में इसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकें। जो लॉकडाउन को कैसे हटाया जाए, फेज वाइज कैसे क्या करना है, इस बात के बारे में बहुत सारी चर्चा चल रही है। और वन ऑफ द थिंग्स अमोंग दैट इज हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि हमारे देश का पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो लेट अस लीव इट टू हर्ड इम्यूनिटी। जितना यंगस्टर्स जितना एक्सपोज होंगे उतना ही इम्यूनिटी बढ़ेगा एंड दैट विल स्टॉप द वायरस। आपका क्या राय है इसके बारे में? विल इट वर्क आउट? नहीं, हर्ड इम्यूनिटी ही फाइनली काम में आएगी, लेकिन या उसके पहले वैक्सीन आ जाए तो। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए आपको 60-70% लोगों को इन्फेक्शन एक बार हो और वो इम्यून हो जाएं, तो ऐसी ज़रूरत रहती है। वो स्टैटिस्टिक के हिसाब से वो नंबर हमको चाहिए। अब अगर आप 60% लोग जल्दी से इन्फेक्ट होते हैं, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को इमेजिन करिए, उसमें से 10% को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये तो कैटास्ट्रॉफी होगी। वो 10% जिनको हम बचा सकते थे, अब उनका मरना तय है, क्योंकि उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए लॉकडाउन की ज़रूरत होती है कि आप इसको इन्फेक्शन रेट को लो रखो, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। ऐसे आप पूरा खोल दो, उसके बाद 4-6 लाख मर गए, बाकी सब इम्यून हो गए। अगर ये रिस्क लेना है सरकार को तो ले सकती है, लेकिन आप, इसका मतलब ये होगा कि हमको लॉकडाउन जल्दी ख़त्म होगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप लॉकडाउन किसी तरह से मेंटेन रखो, थोड़ा खोलो, इधर रखो उधर रखो, तो शायद 2-4 लाख 6 लाख डेथ की बजाय कंट्री में कुछ हज़ार में रहे, 10-20 हज़ार 50 हज़ार ऐसे में। तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है। आप ज़्यादा लॉकडाउन रखोगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएगी, उससे भी लोगों को तकलीफ होगी। तो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए आप ज़्यादा टेस्ट करो तो आपको सही आइडिया है कि कहाँ पे कितना है, किस रेट से चल रहा है, और उसके बाद आप कुछ एरिया में कुछ चीज़ अलाउ करो। तो आपको इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट है तो आप अच्छे स्ट्रेटजिक डिसीजन, अच्छी पॉलिसी, ऐसे डिसीजन ले सकते हो। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ज़रूरी है, और उसके लिए मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करो, और वही टूल हमारे हाथ में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सरकार कर रही है, जो कर रही है, लोगों को ये चाहिए कि वो अपना जिम्मेदारी निभाएं। जैसे सभी लोग सफ़र कर रहे हैं, सब कुछ बंद है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है, तो कम से कम इतने सेक्रीफाइस का ये तो फ़ायदा उठाओ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, जिससे कि ये जो हमको नुकसान हो रहा है उसका हमको कुछ रिटर्न मिले। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमको ये नुकसान होगा, और जिसका जो पर्पस था वो भी सॉल्व नहीं होगा, और हमको फिर ये चीज़ देर तक झेलनी पड़ेगी। सर आपको क्या लगता है, एंटायर वर्ल्ड इज डूइंग रिसर्च अबाउट कोरोना वायरस, आपको क्या लगता है वैक्सीन पहले आएगा या इसका कोई ड्रग आएगा पहले? अगर कुछ चीज़ पहले आएगी तो मेरे ख्याल से वो वैक्सीन आएगी, क्योंकि ड्रग में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। सर लास्टली, इंडिया में जीरो एक्टिव केसेस कब देख सकते हैं हम, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। आप ज़ीरो एक्टिव मतलब आपका मतलब है कि वायरस, आई मीन इन्फेक्टेड पेशेंट ज़ीरो हो।
वो तो 2020 में होगा कि नहीं मुश्किल है। संख्या इसकी कम हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगा। अगर हम अच्छी तरह से बिहेव करते हैं सोशली तो 2 महीने 3 महीने में हम प्रॉब्लम की उस तरफ पहुंचने लगेंगे, लेकिन ज़ीरो होने में टाइम लगेगा। ज़ीरो मुश्किल है, अगर है भी तो बहुत टाइम है। థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ రాకేష్ మిశ్రా. సో సిసిఎంబి డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాకేష్ మిశ్రా చెప్తున్న దాని ప్రకారం ఆయన పర్సనల్ గట్ ఫీలింగ్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా వ్యాక్సినే ముందు రావచ్చు డ్రగ్ కంటే కూడా, డిపెండింగ్ ఆన్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యుయేషన్స్ అని చెప్తున్నారు. అండ్ డేంజర్ నుంచి బయటకు వచ్చింది భారతదేశం అని చెప్పడానికి ఎలాంటి ఇవి లేవు. ఖచ్చితంగా మనం డేంజర్లోనే ఉన్నాం. బట్ ఏంటంటే ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ కానీ, మాస్క్ తొడుక్కోవడం కానీ, పర్సనల్ హైజీన్ కానీ, ఇవన్నీ మన పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అయిపోవాలి. అలా అయితే కనుక ఒక 2-3 monthsలో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మనం డేంజరస్ సిచ్యుయేషన్ నుంచి కొంత బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫేజ్ వైజ్ లాక్డౌన్ ఎత్తివేయడమే కరెక్ట్ భారత్ లాంటి దేశానికి. మరి హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఇలాంటి ఛాన్స్ తీసుకుంటుందో లేదో మనకున్న మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో అనేది ఆయన సందేహం వ్యక్తం చేస్తూ చెప్పారు. అండ్ ఆల్సో టెస్టులు ఎక్కువగా జరగాలి. టెస్టులు తక్కువగా జరిగినంత కాలం నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ కూడా తక్కువగానే ట్రేస్ అవుతాయి. ఎంత టెస్టింగ్ జరిగితే అంత మంచిది. అప్పుడే మనం లాస్ట్ కోవిడ్ పేషెంట్ వరకు కూడా చేరుకోగలుగుతాం. అదర్వైజ్ అంతా బాగానే ఉంది అని ఒక ఫీలింగ్లో ఉండిపోతాం. దట్ ఈస్ నాట్ ద సొల్యూషన్ అని చెప్పి కూడా సిసిఎంబి డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాకేష్ చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ మిథున్తో సౌజన్య, V6 న్యూస్, హైదరాబాద్.